जो मुल्क में सबसे ज़्यादा मसला है वो इकोनॉमी का ही है। तकरीबन मुल्क जो है वो मतलब डिफ़ॉल्ट जो है हम पिछले कई माह से देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट करने वाला। मुझे सड़कें नहीं चाहिए, मुझे पुल नहीं चाहिए, मुझे अपना बेहतर कल चाहिए। तेल, बिजली, गैस, पानी की कीमतों में जो बेजा इजाफा होता चला जा रहा है। और आए तो मेरा तो यही है कि वो आके एक स्टेबिलिटी पैदा करें। लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल भी और सोशल भी। क्या इलेक्शंस उन मसाइल को हल करेंगे जो आपने हमें बताए हैं? और क्या सिर्फ एक नई हुकूमत आने से पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मसाइल हल हो जाएंगे? पॉलिटिशियंस तो हर इलेक्शन में जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं कि इकॉनमी ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन असल में तो लोग इसलिए वोट डालते हैं कि उनके वो मसाइल हल हों जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तालीम दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही है कि स्कूल एजुकेशन तक हासिल करना एक गरीब के लिए और एक मुतवस्सित तबके के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। जो गांव देहात से लोग आ रहे हैं उनको इक्वल एजुकेशन मिल जाए, मर्द को भी ख़वातीन को भी। अपने ही रिश्तेदारों को फ्रंट पे लेके आ जाते हैं ताकि उनकी चीज़ जो है वो फैमिली के अंदर रहे और कोई भी गैर उस चीज़ का पार्टनर बन सके। सो आई थिंक इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी सफाई सुथराई पर भी ध्यान देना चाहिए और बेसिकली अप्रोच होनी चाहिए उनकी हर तरह के मरीज़ के लिए, चाहे वो अमीर हो कि गरीब हो। हम एक्सपोर्ट में बहुत कम है, हम ज़्यादातर इंपोर्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि हमें कैंसिल करना चाहिए। करप्शन फ्री पाकिस्तान को जो है वो अगर देख ले तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे मसाइल जो हैं खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और इन मसाइल को हल करने के लिए मुल्क की इकॉनमी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ साल के नंबर्स देखें तो हालात ख़राब हैं। रवां साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार -0.2% रही। पिछले साल ये नंबर 6.1% था। इस तरह बेरोज़गारी की शरह 2022 में 6.2% से बढ़कर 8.5% तक पहुंच गई, जबकि इन्फ्लेशन या सादा अल्फाज में महंगाई में पिछले 2 साल में तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। रुपए की मद में पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ चुका है। 2021 में 13,000 अरब रुपए के कर्जे अब 24,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। सवाल सीधा सा है, जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है, क्या इलेक्शंस या सिर्फ एक नए प्राइम मिनिस्टर से वो मसले हल हो जाएंगे? अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, बिकॉज द काइंड ऑफ डिसीजंस वी नीड दिस गवर्नमेंट टू टेक वो बहुत मुश्किल डिसीजंस हैं। उसके अंदर डेट क्राइसिस कैसे आपने हैंडल करना है, इन्फ्लेशन कैसे करनी है, सर्कुलर डेट कैसे करना है, देयर आर सो मेनी अनटैक्स सेक्टर्स, उनको कैसे आपने टैक्स नेट में लाना है या उनकी जो डिस्टॉर्शंस है उसको कैसे ठीक करना है। वो ऐसी डिसीजंस हैं जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अलावा वो हो नहीं सकती हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें, लाइक आई सेड 2018 के इलेक्शंस और इन इलेक्शंस में इतनी सिमिलैरिटीज हैं, और फिर अगर इतनी सिमिलैरिटीज हैं तो जो हुकूमत के अंदर होगा उसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। इसका मतलब यह है कि आगे भी इंस्टेबिलिटी का ख़तरा है। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हल के लिए मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर सरमायाकार इसलिए पैसा नहीं लगा रहे क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। तो सियासी इस्तेहकाम है क्या? अवाम मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और कौमी इदारे अपने फ़राइज़ बग़ैर किसी मुदाखलत और दबाव के अंजाम दे सकें। क्या पाकिस्तान में ऐसा है? 2008 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद सियासी तसलसल तो है, लेकिन किसी वज़ीर आज़म को अपनी टर्म पूरी नहीं करने दी गई। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत 5-5 साल रही। पिछले 5 साल कई एतबार से हंगामा खेज रहे, मगर इसमें रिवायती सियासी हरीफों ने मिलकर PTI की हुकूमत गिराई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे पैदा होने वाले पॉलिटिकल डिवीज़न को कम किए बगैर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाना मुश्किल होगा। हमने लोगों से भी सुना कि उनके क्या मसाइल हैं और वो क्या चाहते हैं। हमने ये भी देखा कि इन मसाइल के हल के लिए जिस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो क्यों नहीं आ रही। अब जो चीज़ समझने वाली रह गई है वो ये है कि हुकूमत को इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग ग्रोथ चाहिए, आपको वो ग्रोथ चाहिए जिसके अंदर आपका हर एक बंदा जो उसका टैलेंट है वो उस टैलेंट के हिसाब से अपनी अपनी टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को वो वहाँ लगा सके। दैट्स नंबर 1। दूसरा ये कि आपको चाहिए कि एक इस किस्म की रेवेन्यू जनरेशन हो जो कि गवर्नमेंट को सस्टेन कर सके, फिर जिसके अंदर हमें दौड़ते हुए हम IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम किसी के पास जा रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ
what you really need is to be able to generate revenue. ठीक है, expenses की भी बात कर लेते हैं, लेकिन expenses से ज़्यादा I would say कि taxation जो है उसको अभी तक हम optimal नहीं कर सके. And the last thing I think जो कि taxation, productivity हर चीज़ के लिए ज़रूरी है वो ये है कि आप relationship between the public and the government वो बहुत important चीज़ होती है. जब इलेक्शंस होते हैं तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि इस बार शायद उनके मसले हल हों, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मुल्क में पावर स्ट्रगल्स और पॉलिटिकल डिविजन्स की वजह से इस्तेहकाम नहीं है. हुकूमत जो भी आए, सब स्टेक होल्डर्स को सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बगैर मुश्किल फ़ैसले नहीं हो सकेंगे, वो फ़ैसले जो मुल्क को इस दौर से निकाल सकें. अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें. प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स पर ज़रूर शेयर करें. सरबीन की पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें.